आज मैं आपको इस वीडियो में 9वीं कक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ सितंबर महीने में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे और इस क्वेश्चन पेपर को देखने के पश्चात आपको ये पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, यानी कि उसमें कितने 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, कितने 2 नंबर वाले, कितने 3 नंबर वाले और कितने 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाफ ईयरली असेसमेंट यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। क्लास 9th सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है और जो आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए वो 90 मिनट और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में देखें, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कैरी 1 मार्क, यानी कि 1 से लेके 15 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो सभी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि 15 नंबर के 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 to 18 कैरी 2 मार्क्स, यानी कि 3 क्वेश्चन 16, 17 और 18 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 to 21 कैरी 3 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 जो है 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। और ईच एंड क्वेश्चन नंबर 22 to 23 कैरी 5 मार्क, यानी कि 2 क्वेश्चन जो हैं 5-5 नंबर के आएंगे। तो अब यहाँ से आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द मैकेनिकल टीचर, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था, मशीनी अध्यापक, वो कहाँ था। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाज मतलब था, द मैकेनिकल टीचर यानी कि मशीनी अध्यापक। तो आंसर है इसका इन मार्गीज क्लासरूम, मार्गी की क्लासरूम में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डाइवर्जिंग रोड्स वर देयर इन द रोड नोट टेकन। ये जो है पोएम का नाम है और इसके अंदर ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस कविता के अंदर कितने रोड जो हैं अलग हुए थे यहाँ पर। यानी कि डाइवर्जिंग रोड वो होते हैं, जैसे कि ये मेन सड़क है, इस सड़क से एक जो सड़क है दूसरे शहर जाती है और एक सड़क जो है दूसरे शहर जाती है, ये डाइवर्जिंग पॉइंट हो गया और ये डाइवर्जिंग रोड है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि कितने डाइवर्जिंग रोड थे। तो आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस। हाउ ओल्ड, जब भी किसी की आयु के बारे में आपको जानना है तो क्वेश्चन शुरू होगा हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड वाज एवलिन, यानी कि एवलिन की आयु क्या थी। व्हेन मतलब जब, हर डीफनेस यानी कि उसका बहरापन, वाज फर्स्ट नोटिस यानी कि पहली बार नोटिस किया गया, यानी कि एवलिन का बहरापन जो है पहली बार जब नोटिस किया गया तो उसकी तब आयु क्या थी। तो आंसर है 8, यानी कि 8 साल की थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वर द प्लेसेस दैट खान साहब वाज मोस्ट फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत अधिक पसंद करते हो तो उसको बताने के लिए फॉन्ड ऑफ का यूज़ किया जाता है, यानी कि खान साहब कौन से जगह को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। आंसर है बनारस एंड दुमराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम नो मैन आर फॉरन। तो इस कविता का जो कवि है उसके बारे में पूछा गया, यानी कि उसका नाम पूछा गया है। तो आंसर है जेम्स किरकप। तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द गर्ल फील व्हेन हर फादर वेंट टू वर्क एवरी डे। हाउ मतलब कैसा, डिड द गर्ल फील यानी कि लड़की महसूस करती थी, फील करना होता है महसूस करना। वैन मतलब जब, हर फादर मतलब उसका पिता, वेंट मतलब चला जाता था, टू वर्क मतलब काम पर, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, यानी कि लड़की कैसा महसूस करती थी जब उसका पिता प्रत्येक दिन ऑफिस चला जाता था। तो आंसर है रिलीव्ड, यानी कि राहत महसूस होती थी उसको, एंड हैप्पी और खुशी महसूस होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट मीन बाय बिजी बीइंग।
यानी कि बीजिंग बिंग कहने का मतलब कवि का क्या है, तो इसका आंसर है हीज़ माइंड इज़ फ्लडेड विद मेमोरीज, यानी कि उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार आते हैं। वैसे नॉर्मली जो है फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मेमोरीज के लिए वर्ड यूज़ किया गया है फ्लडेड, यानी कि संख्या को बताने के लिए। तो उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु डिड एल्बर्ट ऑफन क्लैश विद। हु मतलब पहचान पूछ रहा है, कौन। डिड एल्बर्ट, ऑफन मतलब प्राय, एल्बर्ट नाम है, क्लैश मतलब झगड़ना संघर्ष करना, विद यानी कि प्राय एल्बर्ट का किसके साथ झगड़ा होता है, तो आंसर है हीज टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट दिस स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। हु जब यूज़ किया जाता है जब किसी की पहचान पूछनी हो, जैसे कि हु आर यू यानी कि आप कौन हैं, तो हमेशा पहचान पूछने के लिए हु वर्ड का यूज़ किया जाता है। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, यानी कि किसने लिखी। दिस स्टोरी मतलब यह कहानी जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, तो आंसर है इसका आर के लक्ष्मण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैड द स्नेक फॉलन, यानी कि स्नेक जो है कहाँ पर गिरा था, फॉलन मतलब गिरना। हैड जो है पास्ट परफेक्ट को बताता है, यानी कि पुरानी बात को बताता है। वेयर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी जगह के बारे में जानना हो, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आंसर में जवाब आएगा उस स्थान का जहाँ पर आप जा रहे हो। वेयर हैड द स्नेक फॉलन, यानी कि स्नेक जो है कहाँ पर गिरा था, आंसर है ऑन द नरेटर्स शोल्डर, यानी कि वर्णनकर्ता के कंधे पर। नरेटर का मतलब होता है वर्णनकर्ता, यानी कि जो कहानी बता रहा है, और शोल्डर कंधा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके ग्रामर के, और ग्रामर के अंदर जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल वाले क्वेश्चन है। पहला सेंटेंस देखें इसमें, दिस इज़ ए यूनिवर्सिटी। अब ए कैसे आया आंसर में, ये मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल के अंदर ये जो डैश है इसके बाद जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ बिल्कुल उसी तरह से उच्चारण करते हैं आप, और उसको यूं का यूं उसका पहला अक्षर लिखते हैं। यूनिवर्सिटी को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो पहला अक्षर जो है ये आएगा, और ये आता है कै खे के अंदर, कै खे में। तो अगर जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है उसका आप उसका उच्चारण करते हैं और उसका पहला अक्षर देखते हैं, अगर वो कै खे में से आता है तो आंसर में आ जाएगा ए, जिस तरह से यहाँ पर आया हुआ है। और अगर पहला अक्षर आता है ए आ ई में से, यानी कि 12 खंडी में से, तो यहाँ पर आंसर में आ जाता एन। तो इस तरह से जो है आसानी से आप ए और एन वाले क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डैश गंगा इज ए होली रिवर। तो इसमें द इसलिए आया है क्योंकि जितनी भी नदियों के नाम हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में यूनिक है, जैसे पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, या फिर कोई भी रेल है, न्यूज़पेपर है, उन सब के नाम के साथ जो है द आर्टिकल यूज़ किया जाता है। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके साथ भी जो है द यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस वाले हैं। पहला सेंटेंस देखें, मैग्नेट डैश आयरन, तो आंसर में आएगा अट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर सिर्फ एस लगाना था, अट्रैक्ट्स आयरन। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट संडे आई डैश एट होम। अब यहाँ लास्ट संडे लिखा हुआ है, इससे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। तो आई स्टेड, स्टे STAYED, सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्टे की, स्टेड, क्योंकि यहाँ पर जो है पास्ट है। आई स्टेड एट होम, यानी कि पिछले संडे जो है मैं घर पर रुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द पेशेंट डैश डाई व्हेन द डॉक्टर डैश। अब जब दो काम एक साथ होते हैं, ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट के अंदर जब दो काम एक साथ हो रहे हों तो पहले जो काम ख़त्म होगा उसको बताते हैं हम हैड के साथ, और दूसरे नंबर पे काम ख़त्म होगा
तो उसको हम बताएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर क्या था, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पेशेंट जो है मर चुका था। व्हेन द डॉक्टर केम, यानी कि जब डॉक्टर आया। तो पहले जो है काम हुआ था मरीज़ के मरने का, तो इसलिए इसके साथ हेड लगा हुआ है, और बाद में डॉक्टर आया था, दूसरे नंबर पे काम डॉक्टर के आने का था, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की कम की सेकंड फॉर्म लगाई है केम। तो इस तरह से इसका आंसर आया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, यानी कि मार्गी और टॉमी का जो टीचर है वो कैसा था। तो आंसर है, मार्गी एंड टॉमी डिडंट हैव एनी मैन एज देयर टीचर, यानी कि मार्गी और टॉमी का कोई इंसान जो है मैन टीचर नहीं था। डिडंट हैव एनी मैन, यानी कि उनका कोई व्यक्ति जो है टीचर नहीं था। एज देयर टीचर, यानी कि उनके अध्यापक के तौर पर। देयर टीचर्स वर ए काइंड ऑफ मशीन, देयर टीचर उनका अध्यापक, वर था, ए काइंड ऑफ एक प्रकार का, मशीन, अटैच टू टेलीविज़न स्क्रीन, अटैच मतलब जुड़ा हुआ था, टू द टेलीविज़न स्क्रीन मतलब टेलीविज़न की स्क्रीन से, यानी कि उनका टीचर जो है एक तरह का मशीन था और वो टेलीविज़न स्क्रीन से जुड़ा हुआ था। दे वर कॉल्ड एज मैकेनिकल टीचर, और उनको बुलाया जाता था, यानी कि उनको पुकारा जाता था मैकेनिकल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज एवलिन्स डीफनेस फर्स्ट नोटिस, यानी कि एवलिन की पहली बार कब उसको नोटिस किया गया उसका बहरापन। डीफनेस का मतलब होता है बहरापन, फर्स्ट नोटिस यानी कि पहली बार नोटिस किया गया, व्हेन मतलब कब, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड और कब, इट मतलब यह है, वाज मतलब था, कन्फर्म मतलब होता है कि पक्का हो गया था, यानी कि कन्फर्म हो गया था, यानी कि कब पहली बार ये पता लगा कि एवलिन को जो है बहरेपन की बीमारी है, और ये चीज़ कब कन्फर्म हो गई, यानी कि पक्की हो गई। आंसर देखिए अब इसका, एवलिन हेयरिंग लॉस वाज डिस्कवर्ड वाइल सी वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। एवलिन हेयरिंग लॉस मतलब सुनने की क्षमता लॉस हो रही थी, यानी कि कम हो रही थी। वाज डिस्कवर्ड यानी कि इसके बारे में पता चला, वैसे डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोज करना, लेकिन यहाँ पर आएगा कि उसका जो बहरापन था उसके बारे में पता चला। वाइल सी वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड, जब वो केवल 8 साल की थी, यानी कि जब वो 8 साल की थी तो उसका जो डीफनेस थी यानी कि बहरापन था पहली बार नोटिस किया गया। इट वाज वेरीफाइड, और ये जो है पक्का हो गया यानी कि निश्चित हो गया, बाय द एज ऑफ 11 यानी कि 11 साल की उम्र में, यानी कि 11 साल की उम्र में वो बिल्कुल जो है बहरी हो गई थी, यानी कि उसको सुनना बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई वाज कीजिया अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, ऑफ हर फादर मतलब अपने पिता से। क्यों कीजिया अपने पिता से डरती थी, वाज है इसलिए हमने बोला थी, क्योंकि वाज यूज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्यों कीजिया अपने पिता से डरती थी, आंसर देखें, कीजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज टू टॉक टू हर हार्सली एंड रूडली। कीजिया वाज अफ्रेड यानी कि कीजिया डरती थी, ऑफ हर फादर मतलब अपने पिता से, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही यूज टू का मतलब होता है प्राय, टॉक मतलब बातें करना, टू हर मतलब उससे, यानी कि उसका पिता जो है प्राय उससे बातें करता था, हार्सली यानी कि बुरी तरह से, और रूडली का मतलब है बेरुखी से। तो उसका पिता जो है यानी कि कड़े शब्दों में और रूडली बेरुखी के साथ उससे बातें करता था, इसलिए वो अपने पिता से डरती थी। ही वॉज इन ए हैबिट ऑफ का मतलब होता है आदत, किसी चीज़ की आदत होना। फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक यानी कि उसको आदत थी उसकी गलतियाँ ढूंढने की। फाइंडिंग आउट मतलब ढूंढना, हर मिस्टेक मतलब उसकी गलतियाँ, यानी कि उसके पिता को आदत थी उसकी गलतियाँ निकालने की, यानी कि गलतियाँ पता करने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नोट टेकन। तो आंसर देखें इसका, द मेन थीम यानी कि मेन आइडिया ऑफ द रोड नोट टेकन is that life is full of choices which will define our destination। जो मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है इस कविता का, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, इज़ दैट, वो है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइस, यानी कि जीवन में बहुत सारी चॉइस है हमारे पास। चॉइस का मतलब होता है हमारे पास जो है बहुत सारे चॉइस होती है, मतलब पसंद होती हैं चुनाव करने के लिए। विच विल डिफाइन आवर डेस्टिनेशन, जो जिससे हमारा जो भविष्य है वो निश्चित होता है। डेस्टिनेशन भविष्य डिफाइन होता है यानी कि निश्चित होता है। यानी कि इस कविता के अनुसार ये बताया गया है कि जीवन में एक व्यक्ति के पास बहुत सी चॉइसें होती हैं, जिस चॉइस की वजह से जो है हमारी आने वाला जो समय है वो निश्चित होता है। द स्पीकर स्पेंड ए वाइल डेलिब्रेटिंग, यानी कि जो स्पीकर है, स्पीकर होता है वर्णन करता है यानी कि जो बातें कर रहा है। स्पेंड मतलब बिताना, वाइल मतलब समय, डेलिब्रेटिंग मतलब सोच विचार में। कहता है कि वैसे वाइल का मतलब है जबकि, यहाँ पर समय बिताने के बारे में बात कर रहा है, वैसे वाइल का मतलब होता है जबकि। तो स्पीकर जो है समय बिताता है यहाँ पर सोच विचार में। व्हेन ही कम्स टू ए फोर्क, यानी कि जब वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है। फोर्क का मतलब वैसे तो कांटा होता है, आपको पता है, कांटे वाली जो चम्मच होती है उसको फोर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फोर्क इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर रोड के डाइवर्जन को बताया गया है कि सड़कें जो हैं अलग अलग दिशा में जा रही हैं इन द रोड। जब तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कवि जब ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पर सड़कों का जो है डाइवर्जन हो रहा है, तो वहाँ पर सोचता विचारता है। विच सिम्बोलाइज ए चॉइस, जिस जो सिंबल है, प्रतीक है, चॉइस मतलब चुनाव की। ही मस्ट मेक इन हीज़ लाइफ, जो उसको जीवन में करनी ज़रूरी है। यानी कि एक व्यक्ति को जो है अपने जीवन में किसी न किसी रास्ते का चुनाव करना होता ही है, और उस चुनाव से जो है उसका भाग्य निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हाउ डिड द शहनाई गेट इट्स नेम, यानी कि शहनाई को उसका नाम कैसे मिला। आंसर देखें, इट इज़ बिलीव्ड दैट, यानी कि ये विश्वास है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये माना जाता है। द बार्बर यानी कि नाई, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नाई, हु इम्प्रूव्ड द पुंगी, जिसने सुधार किया पुंगी में। पुंगी भी जो है एक यंत्र है, और ये बताया गया है कि एक नाई ने पुंगी के अंदर जो है सुधार किया गया। प्लेड हीज इंस्ट्रूमेंट, उसने अपना इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र, प्लेड हीज इंस्ट्रूमेंट यानी कि अपना इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र जो है उसको प्ले किया, बजाया। इन द चैम्बर, चैम्बर का मतलब होता है कक्ष, ऑफ द एम्परर, एम्परर शासक को कहते हैं, जिसको शाह भी बोला जाता है। द कॉम्बिनेशन यानी कि जो कॉम्बिनेशन है, जो मिश्रण है, ऑफ द टू वर्ड्स, दो शब्दों का, शाह एंड नाई, फॉर्म द नेम शहनाई। फॉर्म मतलब बना है, नेम मतलब नाम, शहनाई यानी कि शाह और नाई के इन दो शब्दों के मेल से जो शहनाई शब्द है वो बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डज़ द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, यानी कि कवि क्या पसंद करता है जब बारिश हो रही हो। व्हाट डज़ द पोएट लाइक टू डू, यानी कि कवि क्या करना पसंद करता है व्हेन इट रेन्स, जब बारिश हो रही हो। तो आंसर देखें, व्हेन इट रेन्स यानी कि जब बारिश हो रही है। द पोइट इन्जॉय लेइंग, कवि जो है इन्जॉय करता है, आनंद लेता है, लेइंग लेटे हुए, इन हीज रस्टिक चैम्बर यानी कि अपने गांव के कमरे में। रस्टिक बोलते हैं गांव यानी देहात की जगह, गांव के कमरे में, बेड पर, विद हीज हेड टकल्ड अगेंस्ट द पिलो यानी कि अपना सिर जो है तकिए पर रखकर, अगेंस्ट द पिलो यानी कि तकिए पर रखकर, एंड लिसनिंग और सुनता है, टू द क्वाइट रेन पैटर और जो शांत रेन की बूंदों की जो आवाज़ है। पैटर का मतलब होता है वैसे थपथपाना। यहाँ पर जब बारिश
जब गिरती है तो उससे जो साउंड आती है उसको बोल रखा है रेन पैटर। तो जो कवि है गाँव में अपने कमरे पर लेटकर तकिए के ऊपर जो है बारिश की बूंदों की आवाज़ों को सुनता है और उसे इंजॉय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। राइट द समरी ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरन। इस पोएम की जो है समरी लिखनी है, या फिर चॉइस में भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जैसा कि इसमें दिया गया है हाउ डज APJ अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। तो यहाँ पर मैंने जो है पहले क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है। आंसर देखें, दिस पोएम नो मैन आर फॉरन इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बींग। यानी कि ये जो कविता है जिसका नाम है नो मैन आर फॉरन, इस कविता ये जो कविता है इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बींग, ये इंसानों के बारे में है। ऑल अबाउट ह्यूमन बींग का मतलब होता है इंसानों के बारे में। आल्सो, इसके अलावा, इट टेल्स दैट एवरी ह्यूमन बींग दैट लिव्स ऑन दिस अर्थ आर ब्रदर्स एंड आर सेम। और इसके अलावा इट टेल्स यानी कि यह हमें बताती है, दैट मतलब कि एवरी ह्यूमन बीइंग यानी कि हर एक इंसान, दैट लिव्स ऑन दिस अर्थ, जो लिव्स मतलब रहता है, ऑन दिस अर्थ मतलब इस पृथ्वी पर, आर ब्रदर्स वो सभी भाई हैं, एंड आर सेम और एक जैसे हैं। मोरओवर यानी कि इससे अधिक, वी ऑल हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी, वी मतलब हम, ऑल हैव यानी कि हमारे पास है, सेम काइंड ऑफ बॉडी यानी कि एक तरह का शरीर, यानी कि हम सभी का जो है शरीर एक जैसा है, एंड नीड्स और ज़रूरतें, जैसे कि सन यानी कि सभी को सूरज की ज़रूरत है, एयर मतलब हवा की ज़रूरत है, वाटर पानी, एंड क्लोथ्स टू वियर और कपड़े पहनने के लिए, कवर अस यानी कि जो हमें कवर कर सके, ढक सके, सब यानी कि सभी लोगों को कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को ढकने के लिए। वी ऑल वॉक द लैंड यानी कि हम सभी जो है चलते हैं, लैंड यानी कि ज़मीन, एंड फीड आवर सेल्फ और भोजन करते हैं, यानी कि हम इस ज़मीन पर चलते हैं, सभी ज़मीन पर चलते हैं और भोजन करते हैं। विद द हार्वेस्ट ऑफ दिस अर्थ यानी कि इस पृथ्वी पर जो अनाज होता है उससे हम सभी जो हैं अपने आप को फीड करते हैं यानी कि भोजन करते हैं। अपॉन डेथ, डेथ पर यानी कि मृत्यु पर, पीपल विल बरी अस यानी कि लोग हमें क्या करते हैं, दफना देते हैं। बरी अस का मतलब होता है दफनाना, हमें, अस मतलब हमें। इन दिस सेम लैंड यानी कि इसी ज़मीन पर, यानी कि मृत्यु होने पर लोग यानी कि जो है हमें इसी ज़मीन पर दफना देते हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा, वी ऑल डू वर्क एंड स्लीप यानी कि हम सभी काम करते हैं, एंड स्लीप सोते हैं, एंड वेकअप जागते हैं, लव्स मतलब प्यार करते हैं, एंड वांट्स टू लव इन रिटर्न और चाहते हैं प्यार वापसी में, फ्रॉम अदर्स मतलब दूसरों से, और ये भी चाहते हैं कि दूसरे भी हमसे प्यार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, और ये जो क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर वाला है। तो इसमें जो है, यू आर अमित ऑफ क्लास 9th स्टडिंग इन होली पब्लिक स्कूल हिसार, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू रिमिट योर फाइन। यानी कि जुर्माना माफ़ी की जो है एप्लीकेशन आई थी वो लिखनी थी। और एक क्वेश्चन आपको चॉइस में भी दिया जाएगा, डिस्क्राइब द एनुअल डे सेलिब्रेशन इवेंट, यानी कि एनुअल डे जो है सेलिब्रेशन उसके बारे में बताना था। तो यहाँ पर जो है मैंने जो चॉइस में जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में लिखा है, क्योंकि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने बहुत बार रिमिशन ऑफ फाइन वाली एप्लीकेशन जो है पढ़ी होगी। तो एनुअल डे सेलिब्रेशन है उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। आंसर देखें, द एनुअल फंक्शन डे ऑफ आवर स्कूल वाज हेल्ड ऑन 15 दिसंबर। जो एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, जो चीज़ साल में एक बार हो उसको एनुअल बोलते हैं, यानी कि वार्षिक। एनुअल फंक्शन यानी कि जो वार्षिक फंक्शन है, फंक्शन डे ऑफ आवर स्कूल यानी कि हमारे स्कूल का, वाज हेल्ड मतलब हुआ था,
ऑन 15 दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर को, यानी कि 15 दिसंबर को हमारा एनुअल डे फंक्शन हुआ था। वी डेकोरेटेड आवर स्कूल। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, यानी कि हमने अपने स्कूल को सजाया। ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से। ऑन दैट डे मतलब इस दिन। द मीटिंग बिगेन एट 5 PM। जो मीटिंग थी वो शुरू हुई थी 5 बजे। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वाज द प्रेजिडेंट ऑफ दैट मीटिंग। यानी कि जो मिनिस्टर था, मंत्री जो था एजुकेशन यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर, वाज द प्रेजिडेंट यानी कि वो मुख्य अतिथि थे। दैट मीटिंग मतलब इस मीटिंग के। एट फर्स्ट यानी कि शुरुआत में 2 गर्ल्स संग द ओपनिंग सॉन्ग, यानी कि 2 लड़कियों ने जो प्रारंभिक सॉन्ग है यानी कि शुरुआती सॉन्ग जो है वो गाया। एक तरह से यूँ मान लीजिए वेलकम सॉन्ग। एंड गार्लैंडेड हिम, और उनको यानी कि चीफ गेस्ट को माला पहनाई। गार्लैंड का मतलब होता है माला। गार्लैंडेड हिम यानी कि उसको माला पहनाई। द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, यानी कि प्रिंसिपल ने जो वार्षिक रिपोर्ट होती है यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनुअल रिपोर्ट। द प्रिंसिपल रीड द एनुअल रिपोर्ट, यानी कि प्रिंसिपल ने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी। वी देन स्टेज्ड ए स्मॉल प्ले, यानी कि तब हमने जो है स्टेज, यानी कि स्टेज का मतलब होता है यानी कि मंचन किया, यानी कि एक छोटा सा प्ले दिखाया। देन द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेज। देन मतलब तब प्रिंसिपल ने गेव अवे मतलब दिए यानी कि बांटे, द प्राइजेज उपहार। आफ्टर दैट इसके बाद ही गेव ए शॉर्ट स्पीच, उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। स्पीच होता है भाषण और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। एंड एडवाइज अस, और हमें सलाह दी। एडवाइज सलाह होती है, अस मतलब हमें। टू वर्क वेल, कि अच्छे से काम करें, यानी कि हमें सलाह दी गई कि हमें अच्छे से काम करना चाहिए। द प्राइज़ गिविंग सेरेमनी इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन आवर स्कूल। जो प्राइज़ गिविंग सेरेमनी होती है, जो समारोह होता है, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, यानी कि प्राइज़ गिविंग सेरेमनी जो होती है वो हर साल होती है हमारे स्कूल में। हेल्ड एवरी ईयर इन आवर स्कूल मतलब होती है हर साल हमारे स्कूल में। इट इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि ये प्रोत्साहित करता है लड़के और लड़कियों को। टू वेल यानी कि अच्छे के लिए। एंड टू प्ले वेल, और इसके अलावा वो अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा खेलें। इट आल्सो हेल्प्स द पेरेंट्स टू मीट टुगेदर। इसके अलावा ये मदद करता है पेरेंट्स को, यानी कि बच्चों के जो माता पिता हैं, टू मीट टुगेदर, वो आपस में एक दूसरे से मिले। एंड टू नो अबाउट देयर स्कूल एजुकेशन, और जाने अपने स्कूल की एजुकेशन के बारे में, यानी कि स्कूल की शिक्षा के बारे में। तो ये था आपका क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर, मान लीजिए एक तरह से क्वेश्चन पेपर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।